गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिसिटी देखा था। इलेक्ट्रिसिटी पहले देखा था, उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन से होते हैं। टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शेयर फोर्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में। और जो हमें आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ने से पहले हमको स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं अभी स्ट्रेस क्या है, ठीक है। तो स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस ज़्यादातर बहुत सारा लोग क्या बताता है स्ट्रेस का डेफिनेशन। स्ट्रेस का डेफिनेशन खाली यही बताता है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ लोड अप्लाइड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। ये तो ऐसा उसका सूत्र हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। लेकिन एक्चुअली वास्तविक में इसका डेफिनेशन मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, है ना। द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। इसका मतलब क्या होता है भाई, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, है ना। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी के ऊपर यदि कोई बल लग रहा है, कोई भी बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर यदि कोई बल लग रहा है, तो उसके अंदर में क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, मतलब अंदर में ही उसके क्या रहता है, प्रतिरोधी बल रहता है ना। तो वो बल को क्या करता है, और वो बल भी कैसा लगता है, यदि कोई फोर्स अप्लाई किया बॉडी के ऊपर आपने एक्सटर्नली, तो वो बल क्या होता है, उसका पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी रहता है, पूरे एरिया पे क्या करता है, वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो है वो अप्लाई करता है। इसी को क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि इधर देखिए, अभी अभी हमने एक यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है ना। एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये एक बॉडी है, एक बॉडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसा इसको दोनों तरफ से ऐसा फोर्स लगा रहे हैं। तो ये किस टाइप का फोर्स है, हमने कल पढ़ा था, किस टाइप का फोर्स है, टेंसाइल टाइप का फोर्स है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेच इट, बट दैट बॉडी कांट ब्रेक इट इमीडिएटली, है ना। तो वो बॉडी क्या हो रहा है, इमीडिएटली ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। वो बॉडी इमीडिएटली ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर में कुछ ना कुछ बल है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, है ना। उसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, उसको आंतरिक प्रतिबल, है ना। आंतरिक प्रतिबल या अंदर में जो भी होना है, प्रतिरोधी बल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आप यहाँ पे बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, इसका जो कण कण है, इसके जो कण कण बॉडी का जो पार्टिकल है, कण कण है, तो वो क्या कर रहा है, ट्राई टू क्या कर रहा है, उसको अपोज करने का कोशिश कर रहा है। ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, ये क्या कर रहा है, उसको ब्रेक होने से बचाने के लिए क्या कर रहा है, उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है। फिर ये इस तरफ के लिए ये बल कार्य कर रहा है, इधर इधर खींच रहा है इसको। फिर यहाँ पे आप बल लगा रहे हैं, तो इधर भी क्या कर रहा है, ये बल लग रहा है यहाँ पे, ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे लग रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, बॉडी को रोकने से हमको क्या कर रहा है, बचा रहा है। मान के चलो कि ये अपने 5 न्यूटन का बल लगाया है, ये 5 न्यूटन का बल लगाया है दोनों तरफ में। तो ये क्या कर रहा है, इसका शक्ति ज़्यादा है, इसका या इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का शक्ति ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं अभी इसको खींच रहा है, ऐसा खींच रहा है, तो ये टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा, क्योंकि मेरा फोर्स क्या हो रहा है, उसको कम लग रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, मैं जो भी बाहरी बल लगा रहा हूँ वो क्या है, कम है। किससे कम है, इसके इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स से क्या है, कम है। जिस दिन ये फोर्स बढ़ेगा, ये फोर्स बढ़ गया, यदि हम क्या करेंगे, इसको मशीन पे टांग देंगे, मतलब इधर एक मशीन से खींच रहे, इधर एक मशीन से खींच रहे, तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब वहाँ पे इसके इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये बाहरी बल बढ़ा तो अंदर का बल क्या हो जाता है, कम होगा, कम हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, मटेरियल क्या हो गया, ब्रेक हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन वो डिस्ट्रॉय होते समय क्या करता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो है वो पूरा एरिया में लगता है, पूरा मतलब कण कण में लगता है, ये ऐसा है ना। ये पूरा कण कण में लगता है, एक एक कण क्या करता है, उसको अपोज करने की कोशिश करता है, ऐसा, है ना। बॉडी को टूटने नहीं देने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेस क्या है, इट इज अ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, इट इज अ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस। समझ में आया। ये हो गया टेंसाइल फोर्स हो गया। या ऐसा कंडीशन में यदि हम इसको यहाँ पे ये एग्जांपल लिया, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पे ये क्या एग्जांपल लिया, कंप्रेसिव फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना। कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या इसको क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली इसको अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो इधर क्या हो गया,
इधर देखो ये क्या करेगी, इसको ऐसा अपोज करेगी। यहाँ पे कैसा अपोज कर रहा था, ऐसा। और फोर्स कैसा था, एक्सटर्नल फोर्स कैसा था, बाहर की तरफ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर्स क्या है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो ये क्या करेगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स ऐसा एक्ट होगा, इधर भी ऐसा। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या, ये जैसा पेन है तो हम इसको ऐसा दबा रहे तो टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा। लेकिन ये यदि बढ़ेगा, फोर्स है यदि बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वही हम अपना बेंच वाइस में लगाएंगे, बीच में लगाएंगे और इसको कसते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कम हो गया। किससे कम हो गया, बाहरी बल से कम हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। लेकिन टूटते समय उसने क्या किया, ये पार्टिकल ने क्या किया, हर एक कण ने उसको क्या किया, अपोज करने का कोशिश किया। तो इसीलिए इधर दिया जाता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेस का डेफिनेशन। मेरे को लगता है यार आपको अभी स्ट्रेस का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ गया होगा, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसा करते हैं, ये सिंबल से डिनोट करते हैं। ऐसा जैसा हम 6 निकालते हैं, ऐसा 6 निकालते हैं, लेकिन ये क्या करना है, 6 को थोड़ा सा ऐसा आड़ा करना है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जा सकता है, स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय देगा, और वहाँ पे ऑप्शन में देगा ये ऐसा सिग्मा देगा, फिर ये देगा ऐसा डेल्टा देगा, और कुछ डेल्टा एल देगा ऐसा। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऐसा सिग्मा। समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, मैथमेटिकली इसको सिग्मा इज इक्वल टू पी बटे ए। पी मतलब क्या है, इधर दिया। पी मतलब क्या है, लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो भी लोड एक्ट हो रहा है, जो भी इधर लोड एक्ट हो रहा था, ये 5 न्यूटन वगैरह ये लोड एक्ट हो रहा था यहाँ पे, वो है लोड एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन बॉडी। फिर उसके बाद में क्या है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। जो भी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था, जैसे कि ये रहता है ऐसा, हमने यहाँ पे सर्कुलर शाफ्ट लिया, यदि इसको कट करता है तो ये मान के चलो कि इसका 5 होगा कुछ, तो इसका फायदा 10 इसका 5 होगा, मान के चलो ऐसा। तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा लगे, ये सर्कुलर है तो सर्कल के लिए क्या रहता है हमारा एरिया निकलने का फॉर्मूला पाई डी, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका ये एरिया का वैल्यू इधर पुट करेगा, जो क्रॉस सेक्शनल है। यदि स्क्वायर रहेगा तो इधर क्या लिखेंगे हम, ये स्क्वायर तो लिखेंगे ये है इधर, लेकिन बी इंटू टी, मतलब ब्रेड्थ इंटू टी, उसका थिकनेस जो भी है, या बी एच ब्रेड्थ इंटू हाइट जो भी है, वो ऐसा लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका लोड का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या रहता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्ट्रेस का यूनिट क्या रहेगा, हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है ऐसा, स्ट्रेस का यूनिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय, और नीचे फॉर्मूला देगा पी बटे ये, है ना, पी बटे ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी दे सकता है, ये बटे पी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। कंसेप्ट कुछ भी होने दो, पहले इधर क्या आना चाहिए, फोर्स या एक्सटर्नल लोड अप्लाई। इसको लोड भी बोल सकता है, फोर्स भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना। अप्लाइड फोर्स भी बोल सकता है, या अप्लाइड लोड भी बोल सकता है। हो सकता है उधर ये बटे ये भी दिया हो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बटे ये मतलब क्या है, फोर्स है वो या लोड है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? यस सर। तो अभी क्या है, आगे चल के देखते हैं हम स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेस तो देख लिया हमने, जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाता है तो वो क्या करता है, बॉडी इंटरनली रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, और वो जो इंटरनल रेजिस्ट करने का जो बल पे करता है, वो उसी बल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो अभी स्ट्रेन क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। ये सीधा है, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। तो ये और इसको डिनोट कैसे करता है, स्मॉल ई या इप्सिलॉन से। कुछ बुक में स्मॉल ई दिया है, कुछ बुक में इप्सिलॉन दिया है, कुछ बुक में स्मॉल ई दिया है, और कुछ बुक में इप्सिलॉन भी दिया है, ठीक है ना। तो आपको जो सही लगे वो लेना है। तो और इसको चेंज इन लेंथ किससे डिनोट करता है, चेंज इन लेंथ ये डेल्टा एल से, ये डेल्टा एल से, और ओरिजिनल लेंथ अपना एल से, ठीक है। जो मान के चलो कि ये ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, 5 मीटर ऑब्जेक्ट था, और इसके ऊपर हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, इसको लोड लगा करके हमने क्या किया, स्ट्रेच किया। तो इसका एक्सटेंशन, इसमें एक्सटेंशन कितना हो गया, एक्सटेंशन मान के चलो कि 2 मीटर का एक्सटेंशन हो गया। तो कितना आ गया, अभी इसका लेंथ कितना हो गया, 2 मीटर का एक्सटेंशन है।
ये 2 मीटर का एक्सटेंशन, तो इसका चेंज इन लेंथ क्या हो गया 2 मीटर, इसका चेंज इन लेंथ हो गया। और ओरिजिनल लेंथ क्या था हमारा 5 मीटर था, ठीक है ना। तो ऐसा सिंपल रहता है, तो ऐसा पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, है ना। एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, वो उधर क्या बोलता है एग्जाम्पल में देता है ऐसा, एक्सटेंशन इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऐसा देता है। तो कोई बच्चों को पता नहीं रहता कि एक्सटेंशन इन लेंथ, सर ये एक्सटेंशन इन लेंथ क्या है। तो एक्सटेंशन इन लेंथ दूसरा तीसरा क्वेश्चन ना रह के वो भी क्या है चेंज इन लेंथ ही है, ठीक है ना। तो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, तो इधर क्या 2 बटे जो भी है अपना 5, ऐसा एग्जाम्पल दिया हमने। और इसको दोनों यदि आपने इसको ऑब्जर्व किया, दोनों पैरामीटर क्या है लेंथ ही है, दोनों पैरामीटर लेंथ ही है। और लेंथ का यूनिट क्या रहता है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ऐसा, ठीक है ना। तो इधर हमने स्टैंडर्ड लिया ऐसा यूनिट, ऐसा मीटर लिया, तो चेंज इन लेंथ मीटर में, ओरिजिनल लेंथ आल्सो मीटर में, तो मीटर मीटर गेट कैंसल। तो स्ट्रेन को क्या यूनिट आएगा नो यूनिट। तो एग्जाम में ऐसा जानबूझ के पूछता है, क्या पूछता है कि भाई स्ट्रेन का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो क्या पूछता है, तो देता है ऐसा एग्जाम में आपको फंसाने के लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन, किलो न्यूटन, कुछ भी देता है ऐसा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा देगा, और लास्ट में देगा नो यूनिट ऐसा देता है। तो बच्चे को क्या लगता है साला नो यूनिट कैसे हो सकता है, यूनिट तो रहेगा ही इसको कुछ ना कुछ, तो आता नहीं रहता है। तो बच्चा क्या कर देता है, कोई ना कोई गोली मार के चलाता है, और एग्जाम में क्या रहता है माइनस सिस्टम रहता है, ऐसा ही माइनस हो जाता है ये गोली, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये नो यूनिट है, स्ट्रेन को क्या है नो यूनिट। एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये सवाल ऐसा। और इसको कैसा डिनोट करता है स्मॉल ई से या इप्सिलॉन से, कुछ कुछ बुक में ये दिया, कुछ बुक्स में इप्सिलॉन भी दिया, ठीक है। तो देखिए अब देखिए हमारा क्या है, अगला पॉइंट है हुक्स लॉ, ठीक है। उसी को हुक्स लॉ जो अपना जो कंसेप्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, ये किस पे, ये क्या करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, ये क्या करता है हुक्स लॉ को ओबे करता है। हुक्स लॉ को ओबे करता है मतलब हुक्स लॉ का ही पालन करता है। हुक्स लॉ उधर क्या होता है आ जाता है, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यंग्स मॉडुलस दोनों एक ही है, ठीक है ना, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस है एक ही, ठीक है ना, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग बोला जाता है उसको। और ये हुक्स लॉ पे डिपेंड है। और इसको डिनोट किससे करते हैं सिंबल ई से, कैपिटल ई, ठीक है ना, कैपिटल ई। और स्ट्रेंथ किससे डिनोट करते थे हम स्मॉल लेटर ई से, ठीक है। अब ये हुक्स लॉ क्या कहता है, क्या होगा सर, अभी हुक्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इलास्टिक मटेरियल इज लोडेड, है ना, व्हेन इलास्टिक मटेरियल इज लोडेड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, है ना। इलास्टिक मटेरियल को लोड किया, है ना, इलास्टिक मटेरियल को क्या किया हमने लोड किया, कहाँ तक लोड किया विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है, यदि कोई रबर लिया हमने, रबर लिया और उसका एकदम अंतिम पॉइंट जो है ना, मतलब कोई रबर लिया आपने, आपको पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने 2 रबर लिया, पहले एक रबर को आपने 5 मीटर तक स्ट्रेच किया और 5.1 मीटर पे वो क्या हो जाता है टूट जाता है, तो उसका इलास्टिक लिमिट कहाँ तक है 5.1 तक है, सॉरी वो 5.1 से पहले उसका इलास्टिक लिमिट है। जैसे 5.1 आ गया वो क्या हो गया टूट गया। तो वैसा ही हमको क्या करना है, कोई मटेरियल लेना है तो वो 5 मीटर तक आपने उसको स्ट्रेच किया, है ना। ये क्या बोलते हैं, इट स्टेट्स दैट इलास्टिक मटेरियल व्हेन इलास्टिक मटेरियल इज लोडेड, लोडेड मतलब क्या स्ट्रेच किया है, उसके ऊपर बल लगाया हमने, लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब 5 मीटर तक हमने स्ट्रेच किया, तब क्या होता है, तब क्या बोलते हैं, देन द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड, है ना। स्ट्रेस तो प्रोड्यूस होता है, किसी भी वस्तु के ऊपर हमने बल लगाया तो हल्का भी बल लगाया तो क्या हो जाता है स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। मैंने अभी ये पेन भी हाथ में पकड़ा है तो ये क्या है स्ट्रेस अंदर है ना, उसके इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स दे रहे हैं उसको, और इसको नीचे से दे रहे हैं, है ना, ये अंगूठे को नीचे दे रहा है और ये ऊपर दे रहा है, इसीलिए हमने होल्ड किया है, नहीं तो ऐसे इसको नॉर्मली भी दबाता तो ये क्या हो जाता टूट जाता है ना। तो ये क्या बोलता है ऐसा सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन में मतलब कैसा सिचुएशन है, कोई इलास्टिक मटेरियल है उसको हमने लोड किया, कहाँ तक लोड किया विद इन इलास्टिक लिमिट तक हमने लोड किया, तब ऐसा सिचुएशन में स्ट्रेस जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो बॉडी के अंदर वो कैसा रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, किसको प्रोपोर्शनल रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सिंबल किसका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। और स्ट्रेस किससे डिनोट करता है सिग्मा से,
और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ गया, और ये स्ट्रेन स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इसलिए इधर ई लिया। और ये अभी क्या किया हमने, ये सिग्मा ई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट, ये आ गया इधर इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ई, है ना। और ये कांस्टेंट को इधर लेके आया हम, और ये इधर क्या है, सिग्मा है, सिग्मा को ये क्या होगा, इधर गुना कर रहा है तो इधर जाकर के क्या होगा, वो बटा हो गया, भाग हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या आएगा, ये यंग्स मॉड्यूलस यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, दोनों एक ही है, और आधारित किस पे है, हुक्स लॉ पे आधारित है। तो ये क्या हो गया, इधर लिया हमने यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, है ना। और ये स्ट्रेस का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये स्ट्रेन का यूनिट क्या रहता है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए इसका यूनिट क्या रहेगा, यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या रहेगा, सिंपली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा हुक्स लॉ, ठीक है। अब हम देखेंगे जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो क्या है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये एक डक्टाइल मटेरियल का स्पेसिमन लेकर के उसका अंडर टेंशन में टेस्ट किया गया है, एक मशीन के ऊपर, वो मशीन को बोलते हैं यूटीएम, वो आगे आएगा। तो एक मशीन के ऊपर उसका टेस्ट किया गया है, और वो मशीन के ऊपर जो ग्राफ बना है वही ग्राफ जो है ये ग्राफ है, और इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलता है, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी ये स्टैंडर्ड नाम क्या है इसका, बिहेवियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल अंडर टेंशन, उसी को क्या बोला है हमने, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब ये डक्टाइल मटेरियल हमने इधर एमएस का कंसिडर किया, ठीक है ना। अब ये कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है वो टेंशन, है ना। तो टेंशन दे करके ये एक स्पेसिमन है, ये हमारा क्या है, ये स्पेसिमन है, ये स्पेसिमन यानी क्या, एक टुकड़ा है, मटेरियल रॉड है हमारा। तो ये क्या है, हमारा मशीन का जॉ है, ये जॉ है, ये मशीन का जॉ है, ये एक जॉ है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक मूवेबल जॉ है, और ये फिक्स्ड जॉ है। तो ये फिक्स्ड जॉ क्या है, इधर फिक्स है, ऐसा इधर फिक्स है, और मूवेबल जॉ क्या कर रहा है, उसको ऊपर की तरफ ऐसा उसको मूव कर रहा है ना, आगे की तरफ उसको क्या कर रहा है, ऐसा ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, मूव हो रहा है ऊपर की तरफ, मतलब ऐसा सडनली मूव नहीं होता, वो धीरे धीरे मूव होता रहता है। और इसके अंदर में ये स्पेसिमन के अंदर क्या होता रहेगा, टेंशन बढ़ता रहेगा, है ना। तो क्या क्या टेंशन बढ़ता है, और ये किस लिए किया जाता है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, और ये कौन सा मशीन पे किया जाता है, तो ये मशीन का नाम है यूटीएम यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्या नाम है ये मशीन का, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन नाम है, ठीक है ना। ये मशीन का नाम क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ये जो प्रयोग है ये किया जाता है। ये किया किस लिए जाता है, जो भी आप मटेरियल डिज़ाइन करता है ना, ये इंजीनियर लोग जो रहता है मटेरियल को डिज़ाइन करता है, तो उसको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए उसका स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है। जो भी आप मटेरियल डिज़ाइन कर रहा है ना, गाड़ी का शाफ्ट है, आगे गाड़ी का शाफ्ट है, फ्रंट एक्सेल का जो आपका ये रहता है, एक्सेल रहता है, पीछे का एक्सेल रहता है, तो उसके ऊपर लोड कितना आएगा, उसके अंदर में स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, स्ट्रेन कितना जनरेट होगा, कितना लोड आएगा तो ये मटेरियल ब्रेक होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये इससे पता चलता है ना। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ऐसा है। तो हमारा अभी गाड़ी रहता है, बजाज है, स्प्लेंडर है, तो वो क्या है, स्टैंडर्ड उसका तय किया गया है कि भाई ऐसा इतना 2 लोगों के लिए गाड़ी बनाया, 2 लोगों के लिए मतलब 100 kg का ऐसा गाड़ी बनाता है, वो 100 kg सस्टेन करे तो 200 kg हो गए। लेकिन उसको पता है कि भाई ये इंडिया का लोग है, तो ये 200 kg खाली नहीं बैठेगा, 4 भी बैठते हैं, कभी 4 भी बैठेगा, कभी गाय भैंस के लिए चारा भी लेके जाएगा, उसके ऊपर भी एक बैठेगा, है ना। तो वो क्या किया जाता है, ऐसे कंडीशन में उसको क्या करता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डबल देता है उसका, वो अलग कंसेप्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, तो वो भी दिया जाता है। तो हमें जो भी है मटेरियल डिज़ाइन करना है, क्या भी डिज़ाइन करना है, तो उसका हमें प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये किस लिए किया जाता है, तो उसका हमें क्या ये इससे क्या हो जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाता है, ताकि उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका डक्टिलिटी कितना है, उसका मटेरियल का टफनेस कितना है, ये सारा चीज़ें हमें क्या हो जाता है, इससे पता चल जाता है। इसलिए ये क्या किया जाता है, ये
ये टेस्ट किया जाता है। और इससे हमें क्या क्या मिलता है, ये इससे हमें क्या क्या पता चलता है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम दिस टेस्ट, मतलब क्या क्या पता चलता है। तो जैसे कि इधर लिया प्रोपोर्शनल लिमिट पता चल जाता है, इलास्टिक लिमिट पता चलता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता चलता है, यील्ड स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट टेंसल स्ट्रेंथ है, ये सारा स्ट्रेंथ अपने को क्या हो जाता है, पता चल जाता है। तो इंजीनियर जो भी है वो स्पेसिमन को स्टैंडर्ड स्पेसिमन रख करके उसको क्या करता है, डिज़ाइन करता है, और आगे चल करके वो स्पेसिमन हमारे मशीनों में यूज़ हो जाता है। वही नहीं तो उसका सिमिलर ये किया तो उसका सिमिलर जैसा सारा प्रोडक्ट मशीन में यूज़ करेगा। अभी देखते हैं ये स्ट्रेस स्ट्रेन करो कैसा रहता है, ठीक है ना। तो ये है, ये वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, वर्टिकल एक्सिस यानी क्या है हमारा वाई एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस हमारा कौन सा है, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस पे हमारा क्या है, स्ट्रेस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है हमारा, स्ट्रेन। इसी को क्या बोलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन करो, ठीक है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे है, ये तो लोड तो इधर बढ़ना शुरू है मशीन में, ठीक है ना। मशीन पे क्या है, यूटीएम मशीन में हमारा ये ऐसा लोड बढ़ना शुरू है। ये फिक्स्ड जो है, ये ऊपर वाला मूवेबल जो है, ये क्या इधर ये रहता है ऐसा थ्रेड से रहता है। तो ये क्या कर रहा है, इसको ये जॉ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींचना उसका शुरू है प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अभी टेस्ट शुरू है हमारा, ये स्ट्रेस वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेन। तो ये जीरो से लेकर के वो तक, सॉरी जीरो से लेकर वो से लेकर के ये तक, पॉइंट ये तक क्या है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब क्या है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस दोनों, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या रहता है, स्ट्रेस जितना है उतना ही क्या है, स्ट्रेन भी है। इसलिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, ये टू अप टू ये जीरो से लेकर के अप टू ये तक क्या है हमारा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैसा है, कांस्टेंट है ना। स्ट्रेस एंड स्ट्रेस कांस्टेंट है यानी क्या है, मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हमने किस में पढ़ा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, हमने किस में अभी पढ़ा था, तो हुक्स लॉ में। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जो कंडीशन है हमारा क्या हो रहा है, ये हुक्स लॉ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है हुक्स लॉ, समझ में आ रहा है। तो ये जीरो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, जीरो से लेकर के ये तक है, जिसमें क्या रहता है, स्ट्रेस जितना रहेगा उतना ही क्या रहता है, स्ट्रेन भी रहता है। स्ट्रेस जितना बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, हुक्स लॉ ओबे करता है। एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, प्रोपोर्शनल हुक्स लॉ को कौन ओबे करता है, प्रोपोर्शनल लिमिट में हुक्स लॉ ओबे होता है, या इलास्टिक लिमिट में होता है, या अल्टीमेट टेंसर स्ट्रेंथ में होता है, किधर होता है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर क्या है अपना बी यानी क्या है, इलास्टिक लिमिट। बी यानी इलास्टिक लिमिट, मतलब ये टेस्ट आगे बढ़ गया, अभी ये तक आ गया, फिर मटेरियल थोड़ा सा ये था हमारा किधर तक था, ये मान के चलो कि प्रोपोर्शनल लिमिट हमारा 5 मीटर तक था। अभी क्या हो गया, ये थोड़ा सा आगे बढ़ करके क्या हो गया, ये 5.1 मीटर तक चला गया है, मतलब ये बी तक आ गया है, ये आगे ऐसा उसका टेंशन चल रहा है, बी तक आ गया। और क्या किया, थोड़ा देर के लिए रुक गया और फिर से उसको छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाता है 5, फिर से उसका रिटर्न आता है। ये 5.1 मीटर इतना नहीं रहता है, एकदम माइक्रोन में रहता है, वो अपने आंखों से दिखता भी नहीं है ना, ये अपने आंखों से दिखता भी नहीं, ये 1 मतलब बहुत लिया मैंने, एकदम माइक्रोन में रहता है। तो ऐसा कंडीशन में थोड़ा सा हल्का सा लोड बढ़ाया, या 5 मीटर के आगे जा करके हमने लोड बढ़ाया है ना, 5.001 ऐसा आगे बढ़ाया, तो ये क्या हो जाता है, फिर ये बी तक थोड़ा सा बढ़ाया, तो ये क्या हो जाता है, फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त कर लेता है। इलास्टिक लिमिट आपको पता है, रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कर रहा है, तो इसलिए क्या है, अप टू बी तक क्या है, इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। फिर क्या है सी यानी क्या है, अपर क्रिटिकल यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट यानी क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। यील्ड पॉइंट मतलब क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, यानी ये बी से क्या हो गया, ये यहाँ तक अपना क्या था, इलास्टिक लिमिट था, मतलब इस मटेरियल ये यहाँ तक हम खींचते तो क्या हो जाता, वो मटेरियल फिर से उसका ओरिजिनल साइज एंड शेप प्राप्त कर लेता है। यदि आप इधर लोड और बढ़ा रहे 6 मीटर तक चला गया, तो ये अभी परमानेंटली हो गया, मतलब 5.23 मीटर भी आगे बढ़ाया लोड, तो ये क्या होने वाला है, अभी परमानेंटली सेट होने वाला है, अभी वो उसका ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, सी से क्या है, अपर यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट यानी क्या, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अभी ये सी पे क्या है, स्ट्रेन इंक्रीजेस स्ट्रेस डिक्रीजेस। ये सी पे क्या हो रहा है, स्ट्रेन जो है हमारा क्या हो गया, स्ट्रेन इंक्रीज हो गया है ऐसा, और ये स्ट्रेस ऐसा जो है, ये स्ट्रेस क्या हो रहा है, ऐसा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ऐसा स्ट्रेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है,
स्ट्रेन इंक्रीजेस, स्ट्रेस डिक्रीजेस, ठीक है। फिर डी क्या है हमारा, लोअर यील्ड पॉइंट है, ये क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के फिर क्या हो गया, ये डी से लेकर के क्या हो रहा है, अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है साथ में, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है साथ में, ठीक है ना। तो स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों भी बढ़ रहा है और ये मैक्सिमम लोड कहाँ तक सस्टेन करेगा, ई, यानी क्या है उसको क्या बोलता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो भी आपका मटेरियल डिजाइन होता है, जो भी आपका मटेरियल डिजाइन है, ये क्या है, मटेरियल का मैक्सिमम लोड सस्टेन करने का पॉइंट है, कैपेसिटी है। ये कहाँ तक करता है, ई तक, मतलब क्या, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक क्या करता है, मैक्सिमम लोड क्या करता है, वो सस्टेन करता है। मैक्सिमम लोड पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर इंक्रीजेस, दोनों भी क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज होता है टिल पॉइंट ई तक, मतलब डी से लेकर के पॉइंट ई तक क्या हो रहा है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों भी इंक्रीज हो रहा है। और ये तक क्या है, मैक्सिमम लोड सस्टेन करने का कैपेसिटी है, मैक्सिमम लोड सस्टेन करता है, ठीक है। जो भी आपको मटेरियल डिज़ाइन करना है वो पॉइंट ई तक हम क्या करता है, उसको डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा मैक्सिमम लोड कैपेसिटी कौन सा पॉइंट है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, मैक्सिमम लोड सस्टेन करने का। या अलग से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई किसी को मतलब डिज़ाइन करना है तो वो कहाँ तक डिज़ाइन करेगा, तो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक डिज़ाइन करता है, ये पॉइंट तक डिज़ाइन करता है, ठीक है। फिर बाद में क्या है, आपका ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, आपका ब्रेकिंग पॉइंट, एफ तक आपका क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। तो उससे पहले क्या हो जाता है, ई से अभी क्या होता है, ये जो मटेरियल है ये आपने ऐसा किया है, ये लोड ऐसा दिया है, तो ये क्या था, पहले तो हमारा ऐसा था ना, ये ऐसा था, पहले ऐसा था, फिर बाद में क्या होने लगेगा ये ऐसा होने लगेगा, मतलब ये ऐसा लोड जैसा बढ़ेगा, लोड जैसा बढ़ेगा, ये क्या होने लगेगा, टूटने का कोशिश करेगा ऐसा। तो ये एक पॉइंट ऐसा सिचुएशन ऐसा आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। और ये कंडीशन को क्या बोलता है, ऐसा ये इसको क्या बोलता है, नेकिंग, क्या बोलता है, नेकिंग, है ना। तो नेकिंग स्टार्ट होने लगा, ऐसा होने लगता है, तो नेकिंग स्टार्ट हो गया और ये कंडीशन में पॉइंट एफ तक क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, इसको क्या बोलता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन करो, ठीक है। ओके, थैंक यू। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमारा लिख दीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। थैंक यू।